टॉपिक्स दिख जाएगा, जो भी टॉपिक यूज करना चाहते हो। गेम्स तो ये वेबसाइट है। अब इसमें अलग अलग टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो आप जो टॉपिक्स को यूज करना चाहते हो आप अपने हिसाब से पढ़ो। इसमें क्या आता है ना, रियल वर्ल्ड सिंपल एग्जांपल के फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप सिखा देता है, ठीक है। तो जो भी टॉपिक्स थे, तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है बता सकते हैं इसमें से? तो हमारा ये टॉपिक है, ठीक है। तो डेटा पे जाओगे और यहाँ पे सारी चीजें दिखेगी, ठीक है। डेटा होता क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड नंबर्स, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि ये बताता है कि कौन सा चीज कितना हो सकता है ना। जैसे बोलते हैं ना कि 70% चांस है कि ये काम होगा, है ना। बोलता है 100% एंड 110% क्या होता है, 110% चांस है कि ये काम होगा ही होगा। इसका मतलब क्या हो गया? तो 10 की जोड़ते हैं एक्स्ट्रा। हाँ, तो यहाँ पे होगा क्या रहता है, ठीक है। तो हमारा क्या रहता है, ये दोनों चीजें के बेस पर क्या करते हैं, चीजें निकालते हैं। तो अगर आप स्टेट्स का देखोगे तो स्टेट्स है क्या, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स देख रहे हैं ना, तो स्टेट्स है क्या, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पैटर्न फाइंड एंड सॉल्व द नंबर मिस्टीरियस, कि उस नंबर से हम क्या बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और उसमें क्या पैटर्न दिख रहा है। और आपको पता होगा अगर आप पैटर्न क्या करते हो, किसी चीज़ का पैटर्न निकाल लेते हो तो उसका सॉल्यूशंस भी आप तुरंत फाइंड कर लेते हो, है ना। तो हर एक चीज़ का पैटर्न रहता है। जैसे अगर आपको बाइक चलाना है तो जो स्टंटमैन रहते हैं वो कैसे करते हैं, तो एक पैटर्न कुछ ना कुछ होगा, है ना। अगर आपको क्या करना है कि आपको अपना माइलेज इंक्रीज करना है तो उसका भी कुछ पैटर्न होता होगा, है ना। तो हर एक चीज़ का एक पैटर्न होता है। अगर आप वो पैटर्न फाइंड करते हो तो उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। तो बिजनेस में भी यही रहता है कि ये कस्टमर का प्रॉब्लम है, इस कस्टमर के प्रॉब्लम से मुझे ये डेटा मिला है। अब इस डेटा से इसका मैं क्या तुम्हें कॉमन चीज़ें दिख रही हैं, जो कॉमन चीज़ें दिखेंगी उसके बेस पे हम क्या सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। और यही चीज़ हमारा स्टैट्स करेगा, ठीक है। तो स्टैट्स में यहाँ पे अलग टॉपिक, डेटा बेसिकली होता क्या है, फिर आपके पास आएगा डेटा को दिखाने के लिए रिप्रेजेंट। तो डेटा रिप्रेजेंट कैसे कर रहे थे, याद होगा। तो अलग अलग ग्राफ, तो यहाँ पे सारे ग्राफ्स ही हैं, ठीक है। देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहे थे, है ना। फिर होता था टाइप ऑफ कलेक्शंस, डेटा कैसे कलेक्ट करते थे, तो ज़्यादातर सर्वे करते हो और दूसरा आपके पास अपना खुद का क्या रहता है, सिस्टम रहता है जिसके बेस पे आप फॉर्म फिल करते हो, है ना। या तो खुद ब खुद आप डेटा देते हो, है ना। तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। देन इसमें आएगा प्रोबेबिलिटी में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ोगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यूज होते हैं, है ना। तो सेंट्रल वैल्यूज में सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होगा कि उसके मिडिल पार्ट में अप्रोक्स कौन सा वैल्यू है, ठीक है। ये चीजें होंगी, ठीक है। तो इसमें आप सेंटर वैल्यू फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करते थे, तो वो पता है। पहला एवरेज निकाल के, दूसरा कि सॉर्टिंग करने के बाद जो बीच का वैल्यू बचता था वो निकालते थे, दूसरा तीसरा जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली होता था, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो वही हम क्या करते थे, मिडिल वैल्यू मानते थे। तो ये तीन चीज मीन मीडियन मोड। अंदर थोड़ा सा एडवांस में जाओगे तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट ऐड कि मीन भी हमारा क्या होता है, कई तरीके का होता है, ठीक है। कौन कौन सा मीन, तो वेटेड मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है, हार्मोनिक मीन होता है, ठीक है। ये चीज़ों से आपको मतलब नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा वेटेड मीन से आपको मतलब हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, इसका सिंपल मतलब होता है कि जो एवरेज निकाल रहे हो वो हमारा क्या हो, अप्रोक्स करेक्ट निकले। वेटेड मीन का मतलब क्या होता है, तो हर एक नंबर का क्या होगा, इक्वल वेटेज नहीं होगा, है ना। कि मान लो क्या है कि हमारे पास 10 स्टूडेंट्स है ना। अब उसके बेस पे मुझे क्या करना है कि एक कॉम्पिटिशन्स करवाना है ना। और मुझे पता है कि 10 स्टूडेंट है, वो एक लेवल के नहीं है, मतलब एक लेवल के स्किल्स नहीं है सब में, किसी में लो स्किल्स है, किसी में हाई स्किल्स है ना। तो जब मैं क्वेश्चंस पेपर डिफाइन करूंगा तो सबके लिए सेम करूंगा तो क्या होगा, क्या हो सकता है, तो जो कमजोर स्टूडेंट होगा वो फेल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। और जो टॉपर होगा वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, हायर नंबर लाएगा। और जो मीडिएट रहेगा वो क्या होगा, सिर्फ पास कर सकता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें,
कि सबके लिए अलग अलग लेवल का अलग अलग क्वेश्चन डिफाइन करो कि अगर ये क्या है बी का स्टूडेंट है तो इसके लिए इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, है ना। तो उसके हिसाब से उसका क्वेश्चन रहेगा। मॉडरेट है तो मॉडरेट के हिसाब से, जो एडवांस है वो एडवांस के हिसाब से, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि जिस टाइप का स्टूडेंट है उसमें जो क्वेश्चंस का वेटेज था उसके हिसाब से ही हम लोगों ने दिया, है ना। तो इसमें क्या होगा, अगर बी का स्टूडेंट है तो उसमें जो इजी क्वेश्चन होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू हार्ड क्वेश्चन, ठीक है। और जो क्या है ब्रिलियंट लोग हैं उसमें क्या होगा, हार्ड क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इजी। तो इस तरीके से जब हम बनाते हैं उसको बोलते हैं वेटेड मीन, ठीक है। देन ज्योमेट्रिक में क्या होता है, ज्योमेट्रिक फ्रीक्वेंसी बेस पे चीज़ें चलती हैं, ठीक है। और वही फ्रीक्वेंसी अगर इनवर्स में होगा तो उसको बोलते हैं हार्मोनिक मीन, ठीक है। जैसे हम जो भी बोलते हैं साउंड हो गया, साउंड जो हमारा ट्रेवल होता है वो कौन पे एवरेज के बेस पे चलता है, तो ये हार्मोनिक मीन के बेस पे चलता है, ठीक है। तो ये सारा फिजिक्स में देखते हो तो ये आप छोड़ सकते हो, ठीक है। बाकी मेजर ऑफ स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब क्या होता है, हम्म, कि हमारा जो वैल्यू है वो कितने से कितने के बीच में है ना। तो उस चीज़ को हम बाय डिफॉल्ट अगर देखोगे तो रेंज से निकाल लेते हैं, है ना। लेकिन रेंज में प्रॉब्लम क्या क्या आता होगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है, क्या प्रॉब्लम आ सकता है। तो अगर मेरा एक वैल्यू है 100, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली रेंज क्या हो जाएगा, रेंज कैसे निकलता है, लास्ट माइनस फर्स्ट करते हैं। तो लास्ट अगर तुम्हारा 100 है, फर्स्ट माइनस करोगे 3, तो कितना रेंज निकलेगा 93। तो तुम्हें लगता है कि 93 होगा इसका, सॉरी 97। आपको लगता है कि मोस्ट ऑफ द वैल्यू इसी रेंज में होंगे, तो मोस्ट ऑफ द वैल्यू जो हमारे पास है वो इस रेंज पे, मतलब इसके आसपास के रेंज पे, है ना। तो ये यहाँ पे गलत करेगा आंसर। तो उसी चीज़ को हम क्या करते हैं अलग अलग और दूसरे तरीके से अप्लाई, तो क्या अप्लाई कर सकते हो, अगर इस तरीके से आता है तो हम उसकी जगह पे करते हैं क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल का काम क्या होता है कि जो भी डेटा है पहले सॉर्ट करो, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है। एंड देन जो भी आपके पास यहाँ पे आता है तो उसको क्वार्टर 1 बोलो, जो मिडिल में आता है उसको क्वार्टर 2, और क्वार्टर 2 ही क्या होता है, मीडियन हो जाता है, ठीक है। एंड देन ये क्वार्टर 3 रहेगा, ठीक है। अब इसमें जो रेंज निकालोगे तो रेंज कैसे निकलेगा, तो Q3 माइनस Q1, ठीक है। और ये जो वैल्यू निकलता है वो ज़्यादा अप्रोक्स होता है एज कम्पेयर टू जो हम रेंज निकाल रहे हैं नॉर्मल सा, ठीक है। तो इसमें जो एक्यूरेसी आएगा रेंज का वो ज़्यादा आएगा। अब रेंज क्यों निकालते होंगे हम लोग, किसी भी चीज़ का रेंज क्यों निकालते होंगे, हम्म, कि हमारे पास जो हमारा कस्टमर है वो कितने से कितने बीच का है। जैसे मान लो ये क्या है आईटी वेदांत का ही है, तो स्टूडेंट का ही एज ले रहे हैं, तो कितने से कितने के एज ग्रुप के बीच के लोग आते होंगे, 20 से 25, है ना। तो रेंज तुम्हारा कितना हुआ, 5 के बेस पे हुआ। तो अब इसमें क्या होगा कि जब भी आप कहीं पे भी कोई भी चीज़ चलाओगे, जैसे ऐड चलाना है, ठीक है, जैसे इंस्टा में या फिर मेटा में ऐड चलाते हो ना, तो वहाँ पे सिंपल रहता है कि कौन से एज ग्रुप को चलाना चाहते हो। तो आप अपने हिसाब से क्या करते हो, आपको रेंज पता होगा तो उसके बेस पे कर सकते हो। कि मैंने बोला कि ऑन एन एवरेज जो मेरे पास आता है वो 22 का आता है, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हो, इसका रेंज बता दो कि कितना हम मिनिमम ले सकते हो और कितना मैक्सिमम ले सकते हो। तो इसने बोला कि 3 साल इससे कम का जो भी एज का होगा उसको दिखा सकते हो, और जो इससे क्या होगा 3 साल ज़्यादा का होगा उसको दिखा सकते हो, है ना। तो इसके बेस पे क्या होगा, आपके पास 19 से लेके 25 तक का एज कवर हो गया, है ना। तो अब जो भी ऐड दिखेगा वो इन लोगों को दिखेगा, ठीक है। और ऐड में क्या होता है कि जितना ऐड दिखता है उतना पैसा आपका कटता है अकाउंट से, ठीक है। तो अगर मान लो 60 साल का कोई देख रहा होगा तो हमारे लिए वर्थ इट होगा, है ना। तो वो चीज़ हम उसको दिखाएंगे ही नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ कैसे होता है, तो उसी चीज़ को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। वहाँ पे सारे ऐड जब रन करते हैं ना तो ये सारे ऑप्शंस पूछे जाते हैं, या तो आप अपना क्या करते हो कस्टमर सेगमेंट बता देते हो, तो उसके हिसाब से क्या करता है मेटा आपका क्या होता है कस्टमर ला के देता है, ठीक है। और इसी चीज़ का मेटा क्या करता है आपसे चार्ज करता है, ठीक है। तो जितना ऐड में क्लिक होगा उतना पैसा कटता है। जैसे डेटा साइंस, जैसे आप डेटा साइंस सर्च करोगे तो सारे कोचिंग सेंटर सारे होंगे, है ना। तो आपने कोचिंग सेंटर में कौन सा कोचिंग सेंटर क्लिक किया होगा, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, चांसेस किसके रहेंगे ज़्यादा, फर्स्ट वाला का। मान लो फर्स्ट वाला क्या है ITSP, तो उसमें आपने इंक्वायरी किया सारी चीज़ों में, फिर आपने एडमिशन ले लिया, तो हो गया दोनों के लिए विन विन, है ना। अब वहाँ पे उसको फर्स्ट में लाने के लिए क्या स्ट्रगल करना पड़ा, हम्म, जैसे मान लो अभी ऑन एन एवरेज देखोगे ना तो डेटा साइंस का जो भी चीज़ें सर्च करते हैं ना गूगल में, सबका बिडिंग होता है। बिडिंग का मतलब क्या होता है कि कौन कितना पैसा देगा ऊपर आने के लिए, ठीक है।
हाँ, तो डेटा साइंस हमने लिखा, तो जो वेबसाइट वाला अच्छा खासा रन कर रहा हुआ ऐड, कि जैसे बोला कि मुझे डेटा साइंस के जो वर्ड है अगर कोई सर्च करता है तो टॉप में मेरा आना चाहिए, फिर आपको 200 रुपये। किसको? तो गूगल को। देन इंस्टा में है तो इंस्टाग्राम को, अगर फेसबुक में है तो फेसबुक वाला मतलब मेटा वाले को। ठीक है, इसने बोला कि अच्छा सामने वाला 200 दे रहा है तो मैं आपको 300 रुपये, ठीक है, मेरा ऊपर में आना चाहिए। तो इस तरीके से क्या होता है, बिडिंग प्राइस ऊपर। ठीक है, तो जिसका क्या होता है, ट्रेंड होता है, उसका वैल्यू भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। कि मान लो अभी डेटा साइंस का ट्रेंड है, तो सारे लोग क्या करेंगे, डेटा साइंस के बेस पे, कीवर्ड के बेस पे ऐड रन करेंगे, तो इसका ऑटोमेटिकली हाई चलेगा। लेकिन ये पता नहीं चलता सामने वाला कितने का चला रहा होगा। तो वो गूगल है ना, वो बोलेगा कि तुम इतना दे रहे हो ना, सामने वाला इतना दे रहा है। मतलब सामने वाला वो वेबसाइट का नाम नहीं बताएगा, वो बताएगा कि मार्केट में और भी लोग हैं जो इसी कीवर्ड का 300 रुपये। ठीक है, और अगर कोई सर्च करता है तो मैं आपका उसके बाद रखूंगा। ठीक है, तो आप क्या चाहोगे, तो आप चाहोगे तो कितना पे कर सकते हैं इसका, तो ऑन एन एवरेज एक वीक का 800 900 इवन 1500 भी जाता है। जैसे आप ऐड देखते हो ना, क्लिक कर दिया, 1500 रुपये अकाउंट से कटे। ठीक है, तो जितनी बार कोई भी ऐड रन करता है, देखता है, तो उसका मतलब क्या है कि उतनी बार उसका पैसा कट रहा है। ठीक है, तो किसी को डुबाना हो तो उसके ऐड है। अरे ऐसा नहीं है, तो डिपेंड करता है कि उनका बजट भी रहता है कि हर महीने इतने ही क्लिक होंगे, इतना ही होगा। जैसे आपने 10 बार, मान लो कि अपना ऐड 10 बार के लिए क्लिक के लिए चलाया, तो इस महीने 10 बार अगर क्लिक हो गया तो फिर आगे रन नहीं होगा। ठीक है, तो यही रहेगा सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, ऐड रन का ये कॉन्सेप्ट। अब इसमें ऐड जो रन करते हैं उसमें क्या होना चाहिए, आपको अपना रेंज अच्छे से पता होना चाहिए। अगर रेंज ज़्यादा होगा तो भी आपका नुकसान है, अगर कम होगा तो भी आपका नुकसान है। अगर कम है तो क्या प्रॉब्लम होगी कि आपके पास फिर कस्टमर ही ज़्यादा नहीं आएंगे, है ना। और रेंज ज़्यादा रखोगे तो क्या होगा कि आपका कस्टमर तो आएगा, लेकिन आपका ऐड में इतना कॉस्ट चला जाएगा कि प्रॉफिट दिखेगा ही नहीं। चलो इधर देख लो। ठीक है, वही अब सुन लीजिए। ये दिख रहा है मीन डेविएशन, ये भी क्या रहता है कि परसेंटाइल से थोड़ा सा अच्छा आपको देगा एवरेज। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करता है, ये रेंज देता है, मीन से कौन सा बेस्ट रेंज होगा, जिसके बेस पे कितना डेटा कवर होगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन में देता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे कैलकुलेटर्स हैं। बाकी जब भी एनालिसिस करते हो, ठीक है, कंपेयर करते हैं डेटा, तो कंपेयर करने के लिए डेटा में कौन कौन सा होता था, तो एक दो कॉन्सेप्ट आएंगे, यूनिवेरिएंट, बाइवेरिएंट। यूनी का मतलब क्या होता है और बाई का मतलब क्या होता है, वन। तो मतलब आप अगर सिंगल कॉलम में ही डेटा एनालाइज कर रहे हो एक ही कॉलम का, तो उसको यूनिवेरिएंट बोलते हैं। अगर दो कॉलम के बीच में डेटा क्या कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, तो उसको बाइवेरिएंट बोलते हैं। ठीक है, और इसको दिखाने का सबसे बेस्ट कौन सा था, प्लॉटिंग। तो स्कैटर प्लॉट करते थे, याद है ना। तो ये सारा चीज यहाँ पे दिखेगा। देन थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी दिखेगा। प्रोबेबिलिटी का रियल वर्ल्ड में क्या काम होता है, हाँ, तो बता दिया, लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि हमने यहाँ पे डेटा के बेस पे जो भी रिजल्ट निकाला, अब उस रिजल्ट के बेस पे हम जो डिसीजंस लेंगे, उसके चांसेस कितने सक्सेस होने के, फेल होने के। ठीक है, मान लो ये तो डेटा लाके दे देगा, है ना, उसके बेस पे एवरेज भी लाके दे दिया, उसका रेंज भी लाके दे दिया। अब वो रेंज कितना हमारे काम का है, ठीक है, तो वो प्रोबेबिलिटी के बेस पे निकालते हैं। ठीक है, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग इसी में ज़्यादातर होते हैं, मतलब एक तरीके का एक्सपेरिमेंट, कि ये डेटा है, इसके बेस पे ये इवेंट्स है, अब बताओ इसके बेस पे क्या प्रोबेबिलिटी सक्सेस होगा या फेल होगा, है ना। इसीलिए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा देखना होता है। ठीक है, जब आप सीनियर लेवल पे जाते हो, ठीक है, तो इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, अगर जिनको डिटेल से देखना रहेगा तो एक एक करके पढ़ सकते हो। इसमें पूरा का पूरा स्टोरी टाइप का रहता है। ठीक है, दूसरा इवेंट्स किसको बोलते हैं, जो आपका होता है। ठीक है, कि जैसे मैंने बोला कि एक आप डाइस थ्रो करते हो, डाइस में टू आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 2 3 4 5 6, इतना ही रहता ना। अगर मैंने डाइस निकाला तो बोलते हैं ना कि 6 आ जाए, 6 आ जाए, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी वहाँ पे, 1/6। इसका मतलब कितना हो गया, अगर चांसेस में देखें तो है, अच्छा जो भी है, अगर बाय डिफॉल्ट देखोगे किसी के एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1/6 ही होगी, है ना। अगर मैंने बोल दिया कि या तो 2 आ जाए या तो 3 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो दोनों को क्या करोगे,
1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/2 कितना होगा 2/6 और कितना होगा 1/3 कितना होगा तो 33% है ना। ये 2 और 3 आने का चांसेस जो है वो 33% है। ठीक है, अगर मैंने बोला कि चलो ठीक है 2 3 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी तो 50% और नहीं आने की भी 50% है ना। तो ये चीज़ें रहती है जो हम प्रोबेबिलिटी के बेस पे बोलते हैं, है ना। अगर मैंने बोला कि 1 से लेके 5 तक या फिर 1 2 3 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी जैसे मैंने बोला ना 1 2 3 4 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हाँ तो सबकी प्रोबेबिलिटी आपस में ऐड कर दोगे ना तो 5/6 होगा तो 5/6 कितना होता है पॉइंट में कितना आएगा 0.84 या मतलब 80 से 85 के बीच में ही आएगा है ना। तो ये 80-85 के बीच में ही रहेगा मतलब 84% चांस है कि ये 1 से 6 के में कोई भी नंबर आएगा 5 के है ना। तो ये चीज़ क्या हो गया आप इस तरीके से निकाल रहे हो और ये चीज़ क्या है प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें जो आप बोल रहे हो क्या चीज़ मैंने बोला 1 से 5 आने का तो वही चीज़ हमारा होता है इवेंट कि क्या आप इवेंट के बारे में बात करते हैं ठीक है। देन दूसरा आप लोगों ने ये भी एग्जांपल के बेस पे देखा होगा ये जो बॉल के बेस पे है ठीक है यहाँ पे एक एग्जांपल है ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपने बचपन में या फिर 11 12 में जिसका मैथ्स होगा उसको पता होगा थोड़ा सा कि 2 बैग हैं ठीक है ये तो चल ही नहीं रहा हाँ, अब ये तो ये भी बंद हो गया अब ये भी नहीं चल रहा है क्या हो गई बेइज्जती अच्छा मुझे लगा बेइज्जती हो गई जैसे हमारे पास क्या रहता था कि 2 बैग हैं बैग 1 और बैग 2 है ना और इसमें क्या है कि 3 कलर के बोले या फिर 2 ही कलर का कि 2 ये ग्रीन है ये भी ग्रीन है ये भी ग्रीन है और ये क्या है ब्लू है ये भी ब्लू है और ये भी ब्लू है ठीक है। इसी तरीके से बैग 2 है इसमें भी क्या होंगे कुछ ग्रीन बोल होंगे ठीक है और इसमें क्या होंगे कुछ ब्लू बोल होंगे ठीक है। अब आपको बताना है कि इसमें हम क्या करें आंख बंद करके एक बॉल निकाल रहे हैं ठीक है। अब वो बताओ कि ये जो बॉल निकालेंगे कितना चांसेस होगा कि वो ब्लू बॉल होगा क्यों तो सिंपल सी बात है कि हमें इवेंट में क्या चाहिए डिजायर आउटकम क्या है हमारा ब्लू है ब्लू टोटल कितने 3 है और टोटल कितने हमारे पास है तो 6 है तो ये करते हो तो कितना आता है 1/2 मतलब 50% तो 50% चांस है कि आपका ब्लू आ सकता है ना। अब मैंने बोला कि अब आप चांसेस बताओ कि मेरे पास जो ब्लू आना चाहिए तो दोनों में से कोई एक बैग सेलेक्ट करोगे और उसमें से बताना है कि ब्लू आने के चांसेस कितने होंगे कि मान लो अगर मुझे क्या करना है ब्लू निकालना है अब ये जो ब्लू निकालने हैं एक सिंगल बैग में था अब 2 बैग हैं अब आपको आंख बंद करके क्या करना है दोनों में से कोई एक बैग चूज करेगा और उसमें से एक ब्लू बॉल निकालना है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी वो बताओ हाँ तो कितना आएगा कि अगर मान लो बाय चांस आपका ये बैग जा रहा है तो इस समय क्या प्रोबेबिलिटी आ रही थी तो 1/2 आ रहा था है ना। उसी तरीके से अगर बाय चांस ये बैग चूज होता है इसमें कितना होगा तो 2/5 था अब इसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा है ना? और चूंकि क्या है दोनों इंडिविजुअल है इंडिविजुअल का मतलब क्या होगा या तो मैं इस बैग से निकालूंगा या तो इस बैग से दोनों दोनों बैग से तो नहीं निकालूंगा एक बार में
तो जब दोनों इवेंट क्या होते हैं अलग अलग होते हैं तो दोनों को प्लस करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आया, कितना आएगा 0. तो मतलब 90% चांस है कि आपका ब्लू आ सकता है, ठीक है। तो जब दो बैग है तो ऑटोमेटिकली क्या है, देखते हैं इंक्रीज हो जाता है ना। तो ये क्या हो गया, कंडीशन हो गया बीच में जो हम कंडीशंस रख रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अलग अलग कंडीशन बेस में बात करते हैं। अगर दोनों एक ही साथ काम हो रहा है, ठीक है। देखो इसमें आता है परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस, ठीक है। जब आपको लगता है कि दोनों इवेंट एक साथ होंगे, कि पहला इवेंट हो रहा है देन उसी के साथ दूसरा इवेंट होगा, तो मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होता है। अगर आपको लगता है कि दोनों इवेंट अलग अलग हैं, ठीक है, तो उसमें प्लस का यूज होता है, ठीक है। जैसे डाइस वाले में क्या था कि अगर 2 आता तो 3 4 5 नहीं आ सकता था, है ना। तो उसमें हमने सारा क्या किया था, प्लस किया था, है ना। अगर वहीं पे 2 डाइस रहते हैं, तो मान लो आपके पास क्या है, अब 2 डाइस, मान लो आपके पास 2 डाइस है, तो 2 डाइस की बेस पे बात करते हैं, ठीक है। मान लो 2 डाइस है, अब क्या है कि 2 और 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या बता सकते हो, तो इसमें या तो 2 आ सकता है 3 भी आ सकता है, तो इसमें 2 और 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2/6, ठीक है। और इसमें 2 और 3 आने की प्रोबेबिलिटी 2/6, है ना। तो दोनों में क्या है, सेम चीज है, बट क्या होगा, दोनों इवेंट एक साथ होंगे क्योंकि दोनों डाइस को एक साथ थ्रो किया है, तो एक साथ थ्रो करोगे तो दोनों में मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 1/3 1/3 कितना होगा, 1/9। तो ये चीज क्या हो गया कि हमारा 10% चांस है कि या तो वो 2 होगा या फिर 3 होगा, ठीक है। तो मतलब 10% चांस इसी तरीके से होगा ना, 10% ये क्या होगा, 1/9 कितना आएगा, 9 1 जा 9 1, हाँ। मतलब 11% चांस है कि यहाँ पे दोनों डाइस में एक साथ में 2 और 3 आ जाए, ठीक। इसमें या तो 2 आएगा या तो इसमें 3 आएगा या तो इसमें 3 आएगा इसमें 2, तो उसके चांसेस कितने हैं, तो 10% ही चांस है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं, और उसी चीज को क्या बोलते हैं, परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस, ठीक है। जैसे एटीएम वाला सबसे बेस्ट एग्जांपल रहता था कि मान लो आपको एटीएम का 3 नंबर पता है ना। मान लो आपके पास क्या है, एटीएम कितने नंबर का होता है, पिन नंबर, दोस्त का एटीएम मिल गया, आपने देख लिया था 3 4 5, लास्ट का नंबर आपने नहीं देख पाया, है ना। तो आपको क्या करना है कि कितने कॉम्बिनेशन ट्राई करोगे कि आप एटीएम से रख तो इसमें एक बार 0 रख के देखोगे, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, इस तरीके से रख करके देखोगे, मतलब कितने डिजिट यहाँ पे चेंज होंगे, तो टोटल 10 डिजिट चेंज होंगे, है ना। तो 10 कॉम्बिनेशन के बेस पे कर सकते हो। अगर मान लो 2 ही नंबर पता होते तो कितने होते, 100, कितने कॉम्बिनेशन चेक होता, तो ये 10 कॉम्बिनेशन मतलब 10 अलग अलग डिजिट यहाँ पे भी रख के देखते, यहाँ पे भी 10 अलग अलग रख के देखते, तीनों नंबर नहीं पता होते तो ये चीज करते, तो यहाँ पे भी करते। तो सिंपल सी बात क्या है कि जितने डिजिट के बेस पे बात कर रहे हो उतना आप क्या कर रहे हो, जितना कॉम्बिनेशन बनेगा सबका, और चूंकि ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन एक साथ होना चाहिए तभी पैसा निकलेगा, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं बीच में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो टोटल कितना आपको करना पड़ेगा, अगर एक भी नंबर नहीं पता है तो 10, लेकिन आपको पता है ना एटीएम वाला 3 अटेम्प्ट देता है एक दिन में, 3 अटेम्प्ट का चौथा अटेम्प्ट नहीं कर सकते एक दिन में, है ना। तो डेली के बेसिस पे 3, तो अगर इसमें हाँ नहीं, उसमें तो अनलिमिटेड रहता है सर, यूपीआई पता नहीं, नहीं 3 4 बार के लिए तो देखा है कि वो 48 आवर्स के लिए ब्लॉक हो जाता है, 5 6 बार करते हो ना तो 48 आवर्स के लिए ब्लॉक कर देते हैं यूपीआई, फोन पे वाला तो कर देते हैं, ठीक है। तो वो जो कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कितने भी जितने भी कार्स के नंबर होते हैं कि टोटल कितने कार होंगे उसके बेस पे कितना नंबर बनेगा। जैसे बाय डिफॉल्ट आपका क्या है, आधार नंबर है, आधार नंबर में कितने डिजिट होते हैं,
वो कॉम्बिनेशंस 12 के क्यों रखा होगा बता सकते हो? पागल आदमी। तो फिर बाहर की कंट्री का फोन नंबर समझ सकते थे ना। तो वो बेसिकली होता है कि हमारा पॉपुलेशन का लास्ट कितना डिजिट तक जा सकता है। कि अगर आपके पास क्या हो गया कि पॉपुलेशन अगर 12 डिजिट है वो कितने में होगा? बिलियन में होगा, ट्रिलियन में होगा? काउंट करके बताओ 12 डिजिट के नंबर को क्या बोलेंगे? देख लो बिलियंस में होगा है ना। तो हमारे पास क्या है कि हमारा जनसंख्या क्या है? बिलियंस में है, इसलिए हमने क्या किया? बिलियंस नंबर का एक कॉम्बिनेशन रखा। तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन है? तो 12 नंबर का डिजिट है ना। अगर जैसे बिलियन क्रॉस होकर ट्रिलियन जाता है तो आधार नंबर फिर क्या होंगे? 13 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है। तो वो चीज़ ये जितने भी चीज़ें बनती हैं जैसे आधार नंबर हो गया, पेन नंबर हो गया, वोटर आईडी हो गया, कार के नंबर्स होंगे, सारा चीज़ जो बनता है वो क्या होता है? कॉम्बिनेशन परमुटेशन से बनते हैं। ठीक है। कि कितने मैक्सिमम क्या हो सकते हैं? पॉसिबिलिटीज हो सकती है। हम्म, उसमें कॉम्बिनेशन रहता है और प्लस कितने मैक्सिमम बन सकते हैं। तो उसमें कितने डिजिट हो सकते हैं? तो ये सारी चीजें यहाँ पे रहेंगे। ठीक है। अब उसी चीज को कंडीशन बेस्ड देखोगे तो एडवांस थ्योरम में आएगा, उसको बायस थ्योरम बोलते हैं। ठीक है। उसी चीज में आप कॉन्फिडेंस इंटरवल यूज करोगे। ठीक है। कैसपर टेस्ट, एनोवा टेस्ट, टी टेस्ट, स्टूडेंट टेस्ट, ये सारा चीज होता है। काफी वेरिएबल्स जो आप यूज करते थे उसी चीज को यहाँ पे भी कर रहे हैं। रैंडम वेरिएबल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बार बार चेंज हो सकती है बेस्ड ऑन द इवेंट, है ना। उसमें जो रिजल्ट स्टोर होगा वो हमेशा चेंज होता रहेगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? रैंडम वेरिएबल्स बोलते हैं। दो तरीके का वेरिएबल्स होता है, कंटीन्यूअस और डिस्क्रीट। ये बाइनोमियल थ्योरम। तो ये है ना कंडीशंस वाली। इसके बाद फिर रहेगा डिस्ट्रीब्यूशंस। डिस्ट्रीब्यूशंस का मतलब क्या था? और कि हमारा डेटा कितने से कितने के बीच में है, ये दिख रहा है। अब इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा सबसे ज्यादा डेटा कहाँ पे हो सकता है। स्क्यूनेस के बेस पे बात करते हैं। यहाँ पे जो हमारा डेटा है मान लो इस तरीके से क्या है? लाई कर रहा है। हमारा मोस्ट ऑफ द डेटा कहाँ पे है? तो देखोगे तो सेंटर में है ना। अगर आपके पास इस तरीके से ग्राफ दिखता तो मोस्ट ऑफ द डेटा किधर होगा? तो इस तरीके से होगा, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे। अगर इस तरीके से रहता तो लेफ्ट साइड पे होगा, है ना। अब इसके बेसिस पे हम क्या डिसीजन ले सकते हैं कि मान लो इस तरीके से तो क्या डिसीजन लोगे, इस तरीके से तो क्या, इस तरीके से तो क्या। अगर मोस्ट ऑफ द डेटा तुम्हारा क्या है? सेंटर के आसपास है, और सेंटर का मतलब क्या हो गया? एवरेज। तो आप एवरेज के बेस पे जो डिसीजंस लोगे वो ज्यादा सही होगा, है ना। अगर मान लो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इधर आपका एवरेज शिफ्ट हो गया है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा डिसीजंस लोगे तो गलत होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, है ना। तो यही चीज यहाँ पे कैसे पता चलता है? तो डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू पता चलता है ना? तो इसमें ज्यादातर जो यूज होगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का काम क्या होता है? तो ये हमेशा कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से नॉर्मली, नॉर्मल मतलब होता है इक्वल पार्ट में हमेशा रहेगा मिडिल से। तो आधा इधर होगा, आधा इधर होगा। और जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं जैसे मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन जो ड्राइव हुए हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ही हुए। ठीक है। कि इसके हिसाब से तो अगर आप देखोगे अगर इस तरीके से ग्राफ है तो इसका मीन, मीडियन, मोड तीनों कहाँ पे होते हैं? तो तीनों यहीं पे, मीन, मीडियन और मोड तीनों यहीं पे सेंटर में। हाँ तीनों इक्वल होंगे तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और उसी के बेस पे जितने भी बेसिक आज तक पढ़ते आ रहे थे किसके में? तो स्टेट्स में, तो इसी से ड्राइव हुआ था। ठीक है। रहेगा तो थोड़ा सा बता रहे हैं। तो इतना टॉपिक्स रहेगा जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। पता मतलब इतना कि आपको चीज़ें कि सुना सुना होना चाहिए और जो भी चीज़ें होंगी आपको पता होना चाहिए हाँ ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है। ठीक है। इसके अलावा जिसको डिटेल से पढ़ना होगा जैसे मशीन लर्निंग पढ़ोगे तो मशीन लर्निंग में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आएगा अलजेब्रा। ठीक है। अलजेब्रा का क्यों आएगा? y इक्वल टू mx प्लस c वाला था, वो चीज़ हम क्या करते थे? हाँ इक्वेशंस, है ना। तो हम लोग इसको पढ़ते क्यों हैं? तो रियल वर्ल्ड में जितने भी प्रॉब्लम होते हैं, तो जितने भी रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम होते हैं उसको मैथ्स में आप कन्वर्ट करके लिख सकते हैं नंबर में, पैटर्न को। ठीक है। और अगर आपने नंबर में कोई भी चीज़ लिख लिया तो उसका एक इक्वेशन बनेगा हमेशा।
है ना। और अगर वो इक्वेशंस बन रहा है उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रा बोलते हैं। ठीक है, जैसे करते थे ना बचपन में, सारा बचपन का ही है। ठीक है, 3 मैंगो प्लस 2 बनाना इक्वल टू 10 रुपीज, और 4 मैंगोज और 3 बनाना इक्वल टू 20 रुपीज। आपको बताना है मैंगो की प्राइस कितनी है और बनाने की प्राइस कितनी है। तो बताओ कितना एम की वैल्यू आएगी, कितना बी की वैल्यू आएगी, निकाल के बताओ जल्दी से। कोई बात नहीं, थोड़ा दिमाग भी लगाओगे, जीपीटी हर चीज में इसीलिए होता है कि दिमाग कमजोर होता जा रहा है लोगों का। कुछ भी होता है जीपीटी, कुछ भी होता है जीपीटी, है ना। तो कंपनी वाले बोलेंगे कुछ भी है तो जा रहे हैं जीपीटी के पास। जल्दी से निकालो। ये चीज क्या करते थे हम लोग, सॉल्व करते थे, है ना। अब ये चीज क्या था, बचपन में इसी तरीके से चीजें निकालते थे। तो किसी भी एक अननोन का वैल्यू निकालना हो तो इसी तरीके से निकालते हैं। ठीक है, दोनों एक ही रहेंगे तो क्या होगा, आ गया, कितना आया, कितना आया, सिंपल सा। तो कर लिया, ठीक है, सिंपल सी बात है। इन दोनों को किसी एक चीज में चेंज करें, कितना आ गया, 3m प्लस 10 माइनस 2b, ये लिख सकते हैं 3m का, और m की वैल्यू कितनी आएगी, सिंपल, और यहाँ से रख सकते हो। ठीक है, तो 4 10 2b बाई 3 और माइनस 3b इक्वल टू 20। ठीक है, अब ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 40 माइनस 8b, और ये 3 था तो 3 3 जा 9b, अच्छा सॉरी, नीचे 3 और यहाँ पे 9b, ठीक है, और ये 60 हो जाएगा तो 3 को कितना, 8 में क्या क्या जाएगा, 8 और 3 कितने होंगे, 9 8 17, 17b 40, और ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में होगा तो 20 होगा, तो 17b क्या होगा 20, और ये क्या होगा b डिवाइड बाय, अगर ये इधर जाएगा तो 20 बाई, तो कितना बचेगा, तो ये तुम्हारा बचेगा अप्रोक्स 0.1.3, तो b की वैल्यू तुम्हारा 1.3 के आसपास आएगा। ठीक है, तो फिर उसके बेस पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बेस पे क्या है कि हम कुछ नॉन वैल्यूज थे उससे अननोन वैल्यू का क्या कर रहे हैं, रिजल्ट निकाल रहे हैं, और रियल वर्ल्ड में यही करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंने दे दिया कि मेरा फ्लोटिंग एरिया इतना है, देन 2 BHK का चाहिए और इस लोकेशन पे चाहिए, अब इसके बेस पे बताओ इसकी प्राइस क्या होगी, इसी तरीके से करते हैं।
तो ये चीज़ क्या हो गया, एक इक्वेशन में चेंज हो गया, और उसी से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और रिजल्ट ला के देते हैं, है ना। तो कोई भी चीज़ होता है तो आप इसी फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, लीनियर अलजेब्रा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें अलग अलग इक्वेशंस होंगे, अलग अलग तरीके से यूज़ करते हो, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन रहता है, फैक्टर रहता है, लॉग का रहता है, कौन सा पॉलिनोमियल रहता है, ठीक है। देन आपके पास लीनियर इक्वेशंस रहेगा, क्वाड्रेटिक रहेगा, देन उसके बेस पे फंक्शंस रहेंगे, सीक्वेंस सीरीज का कॉन्सेप्ट रहेगा, वो सारा चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है। इसी चीज़ को और एडवांस में देखना तो फिर क्या देखते हैं, दूसरा जो यूज़ होता है ज़्यादातर डेटा साइंस में ये रहेगा। हाँ, कैलकुलस का काम क्या था बताओ। जैसे देखोगे तो कैलकुलस का इन्होंने मीनिंग बताया, कैलकुलस का मीनिंग क्या है। और डिफरेंशियल में का मतलब क्या होता है कि आपको एक चौक दे दिया, मतलब कोई भी एक स्मॉल अमाउंट का चीज़ दे दिया गया, आप उसको कट डाउन करते जाते हो। उसको कब तक कट डाउन करोगे, जब तक वो क्या हो, एक एटम के फॉर्म में ना दिख जाए, है ना। तो जो उतने लेवल तक क्या करोगे, स्मॉल कट करोगे तो आपको दिखेगा, है ना। अब उसके बेस पे आपको क्या करना है, आप उसका आपस में ऐड ऑन करना है। तो जैसे ऐड ऑन करते हैं तो वही चीज़ क्या इंटीग्रेशन कहलाता है। उसको कट डाउन करते हो तो डिफरेंशिएशन कहलाता है। अब ऐसा करते क्यों होंगे, बता सकते हो ऐसा करते क्यों होंगे। हाँ, मान लो एक इस तरीके से है, एक इस तरीके से है, और एक इस तरीके से वैल्यू है, ठीक है, और एक इस तरीके से स्लेट है। इसका एरिया कैसे निकालते हैं, कैसे पता चला। इसका आपने फॉर्मूला रख लिया है, इसका पाई आर स्क्वायर, है ना। इसका भी फॉर्मूला है, इसका भी मान लेते हैं यही है, आप इनटू v इंटू h, है ना। अब इसका क्या होगा, ये ऐसे ही रहना, क्या एरिया तो ऐसा ही हो सकता है ना। तो बताओ इसका कैसे निकालोगे, ऐसा थोड़ी ना कि रियल में नहीं देखोगे। लैंड भी क्या होता है, हमेशा शेप में, ऐसा तो कंपलसरी नहीं है। कैसे निकालोगे बताओ। तो सिंपली आप क्या बोल रहे हो कि सिंपली थोड़ा सा स्मॉल स्मॉल पार्ट में कट करेंगे, और कट करने के बाद सबको आपस में जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। तो ये जो तुम कर रहे हो यही चीज तो है तुम्हारा कैलकुलस, समझ में आया। कैलकुलस का काम होता है जहाँ पे हमारे पास एक यूनिफाइड फॉर्मूला नहीं डिफाइन हो पाता, आप सिंपली क्या करते हो, उसको कट डाउन करते हो इतने छोटे पार्ट में जहाँ से आप एक सिंपल फॉर्मूला बना सकते हो। तो हमने इसको कट डाउन किया इतने पार्ट में। तो अगर एक लाइन देखोगे, ये दिख रहा है, तो एक लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी फॉर्मूला मतलब इसका एरिया निकालोगे तो कैसे निकलेगा, एक सिंपल लाइन का, ये जो सिंपल लाइन है वो इस तरीके से दिख रहा है। अगर इसका यही चीज को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं, थोड़ा सा और छोटा करते हैं, इसका लेंथ को और भी घटा देते तो क्या दिखता, कुछ इस तरीके से दिखता, और भी घटा देते तो एक इस तरीके से दिखता, है ना। तो यही चीज यहाँ पे है ना। और आपको पता है कि ये इसका एरिया इसका कैसे निकालते हैं, तो इसका जितना लेंथ होगा जितना ब्रेथ होगा वही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे भी वही अप्लाई कर सकते हैं कि एक यूनिट का क्या होगा, उसका लेंथ कितना है और उसका ब्रेथ कितना है वो निकाल लेते हैं। अब उसी चीज को क्या करते हो, इंटीग्रेट करते जाते हो, मतलब आपस में ऐड ऑन करते जाते हो। तो एक बेस फार्मूला मिल गया, ये कब तक कट डाउन किया, जब तक एक बेस फार्मूला ना मिले। अब यहाँ पे एल कितना होगा, ये यहाँ के बराबर या फिर ठीक है। अब उसी को क्या डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो इसके बेस पे क्या होगा, इसका एरिया ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, ठीक है। और ये किसके थ्रू निकाल रहे हैं, तो सिंपल डिवाइड करके एंड देन उसको आपस में ऐड करके। डिवाइड कब तक किया, जब तक एक सिंपल लाइन ना बन गया। और लाइन में क्या चीज चेंज होगा सिर्फ, तो इसका ये देखोगे ना, ये वैल्यू इसका कहीं लेंथ ज्यादा है कहीं कम होगा, कहीं ज्यादा है कहीं कम होगा, सिर्फ ये वैल्यू चेंज होगा, है ना। तो ये ज्यादा और कम जो हो रहा है उसमें हम क्या करते हैं, लिमिट लगा देते हैं कि मिनिमम कितना वैल्यू जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक ये इतना ही मिनिमम जा सकता है। मैक्सिमम कितना जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। तो मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक क्या होता है, रेंज चला देते हैं, ठीक है। तो वही चीज क्या निकल जाता है, आप ऐड ऑन करोगे तो डिफरेंशिएशन के बेस पे समझ में आया? तो बेसिकली कैलकुलस होता क्या है, आप बता सकते हो कैलकुलस बेसिकली होता क्या है। तो
आप सिंपली इसमें ऐड और डिवाइड करते हो किसी भी लार्ज नंबर के बेस पे या फिर किसी स्मॉल यूनिट के बेस पे, है ना? तो यही चीज़ यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो ये आप बताओ इजी है हार्ड है? इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट के बेस पे फॉर्मूला देखोगे तब हार्ड लगता है, कॉन्सेप्ट के बेस पे बताओ कॉन्सेप्ट इजी है या हार्ड है? तो सॉल्व करने में क्या पता चलता है, तो सिंपली जो आप लिमिट लगाते हो उसका रेंज, तो लिमिट हर एक चीज का नहीं लगता है ना। तो लिमिट लगाने के लिए कॉन्सेप्ट आता है कि वो हमेशा कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो कंटिन्यूअस कैसे पता चलेगा? तो डी वाई बाई डी एक्स या फिर उसका लिमिट चेक कर लेते हैं, और जब हम उसका लिमिट चेक करते हैं और अगर वो क्या आ रहा है, जीरो आ जा रहा है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? तो उसका हम कैलकुलस नहीं कर सकते। तो अगर कैलकुलस नहीं कर पाएंगे तो वो चीज़ निकलेगी नहीं, लेकिन मुझे निकालना है, तो फिर क्या करेंगे? तो उसको अलग फॉर्मूला में चेंज करेंगे, है ना। जैसे होता है ना कि थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया तो आने लगता है आंसर। तो वही चीज़ फिर हम आगे करते हैं, जो कैलकुलस में पढ़ रहे थे ना, कि वो अगर क्या हो रहा है, अनडिफाइन हो रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है, तो उसको डिफाइन फॉर्म में लाओ। डिफाइन फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कुछ कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, उसका यूज़ करो तो वो डिफाइन फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। और वही चीज़ क्या होता है, मैथ्स में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो पहला लिमिट रहता है, फिर डेरिवेटिव्स रहता है कि उसका यूज़ केस कहाँ पे होगा, ठीक है। तीसरा आपके पास क्या रहेंगे? इंटीग्रेशंस रहेगा, देन उसके बेस पे उनका यूज़ केस कहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये समझ में आया? और यही रीजन है कि किसी कैलकुलस, अलजेब्रा और डेटा का यूज करके आप फिजिक्स यूज होता है। फिजिक्स में भी क्या रहता है, छोटे से छोटे पार्ट के बारे में बात करते हैं और उसके बेस पे इक्वेशंस बनाते हैं, तो वहाँ पे कैलकुलस यूज होता है। फिजिक्स में भी सेम होता है कि आप क्या करते हो, ग्रेविटी के बेस पे बात करते हो, तो ग्रेविटी में क्या होता है, अर्थ के बेस पे बात करते हो, तो आपको लगता है अर्थ को कोई कैलकुलेट किया और उसका रेडियस कितना होगा, तो फिर कैसे पता चला कि इसका रेडियस कितना है? या तो फिर मान लें हम सन से कितना दूर है, कैसे पता चला? अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी बेस पे चलता है। हम्म। तो ये जी की वैल्यू निकाला होगा तो किसी तरीके से तो निकाला होगा, तो मेजरमेंट के तो किया नहीं होगा। तो उसमें क्या किया होगा कि कैलकुलस के बेस पे निकाला था, ठीक है। कैलकुलस में क्या रहता है, सिंपल, कि जितना मास होगा उसको रेडियस के बेस पे क्या कर रहे हैं, चेंज करते जा रहे हैं। अगर इतना मास है तो उसका वेट इतना हो रहा है, इसका इतना मास है, इस तरीके से इतना वेट हो रहा है, इसके बेस पे ये सारी चीजें। दूसरा कि हमारे पास क्या है, अलग अलग टूल्स होते थे, जैसे हम क्या करते हैं, लाइट के बेस पे सारा डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इस लाइट के बेस पे डिस्टेंस निकलता है, नहीं निकलता, जिसको बोलते हैं सोनार सिस्टम। सोनार सिस्टम, सोनार जो क्या होता है, शिप्स में यूज होते हैं अभी भी, ठीक है। दूसरा फ्रीक्वेंसी बेस, साउंड बेस, है ना। जैसे एक एरोप्लेन यहाँ पे है और दूसरा ये एरोप्लेन यहाँ पे, तो कैसे पता चलता है कि यहाँ पे और ये यहाँ पे? तो ये अपनी तरफ से एक फ्रीक्वेंसी भेजता है, वो यहाँ पे कैच होता है, और ये जब कैच हुआ तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि आपने इतने टाइम में छोड़ा था, इतने टाइम में ये यहाँ पे पहुंचा, अब दोबारा ये क्या आ गया, वापस आएगा इसके पास, ठीक है। तो ये कितना वापस आया, तो अगर इतने टाइम में वापस आ रहा है मतलब ये इतना डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ। मतलब ये दूसरा है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, क्योंकि क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो होती है किसी ऑब्जेक्ट से क्या करती है, टकराती है अंदर वापस चली जाती है, ठीक है। तो अगर सामने कुछ भी होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आ जाएगा। अगर देखोगे इस तरीके से छत पे या फिर किसी भी रेडियो स्टेशन में देखा होगा, या तो फिर जब भी मिलिट्री का सिस्टम देखोगे ना, तो उसके ऊपर यही लगा रहता है कि वो क्या करता है, फ्रीक्वेंसी भेजता रहता है, उसकी वजह से पता चले कि आसपास कुछ है या नहीं है, है? सब चीज में आता है। अभी क्या है, इस एंटीना का काम क्या होता है, ठीक है। तो ये एंटीना धीरे धीरे हम हटा रहे हैं। दूसरा टावर यही काम करता है, टावर में देखोगे ड्रम, देखा है? इसका काम भी या तो इस तरीके से एक लगा हुआ है ना, व्हाइट कलर का, तो ये यही काम करता है, फ्रीक्वेंसी कैप्चर करता है, फिर वो आगे ट्रैवल करता है, फिर वो आगे फ्रीक्वेंसी कैप्चर करता है, फिर वो आगे ट्रैवल करता है, ठीक है। ये सारा चीज़ क्या होता है, इसी तरीके से होता है। तो ये आपको काम करना है। क्या हो गया? बाकी और भी चीज़ें हैं, आप उसके हिसाब से काम कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर डेटा हम इस फॉर्म में रखते हैं, तो डिक्शनरी का फॉर्म भी आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा बताते हैं, फिर आगे हम स्टार्ट। ज्योमेट्री में क्या रहता है,
कि जो रियल वर्ल्ड में क्या है मोस्ट कॉमन पैटर्न्स हैं जो हम देखते हैं, वो चीज़ का क्या है आपको फॉर्मूला यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, जैसे स्क्वायर सबसे ज़्यादा देखते हो, यहाँ पे भी दिख रहा होगा, सर्कल देख रहे होगे, है ना, देन रेक्टेंगल, ट्रिगो, ये सारा चीज़ें, तो ये ज़्यादातर कॉमन पैटर्न है जो रियल वर्ल्ड में देखते हैं, है ना। तो कॉमन पैटर्न को हमने क्या किया, एक ज्योमेट्री शेप में डाल दिया। है अरे ट्रायंगल जिसको बोलते हैं, 3 कोना वाला, शॉर्ट में ट्रिगो ही बोलते थे ना, ट्रिगोमेट्री, तो वही चीज़ तो हुआ ना, नहीं ट्रिगो ही तो बोला था, तो ट्रिगोमेट्री को ही ट्रायंगल बोला। ट्रिगोमेट्री में हम क्या पढ़ते थे, ट्रिगोमेट्री में आप तुम यही शेप पढ़ते थे पूरा का पूरा, याद होगा तो, है ना। तो ट्रिगो में यही शेप होता है, तो इसी चीज को तो ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, अब ट्रिगो बेस पे ये चीजें हम क्यों पढ़ते होंगे, जैसे चैट जीपीटी है तुम्हारा, तो चैट जीपीटी का जो पूरा हर एक वर्ड होता है वो इसी पे काम करता है, इसके कौन से फॉर्मूला पे, तो ठीक है, सारी चीजों पे भी होती है, लेकिन ज्यादातर जो रहता है वो कोसाइन सिमिलैरिटी रहता है। ठीक है, कोसाइन के बेस पर हम क्या करते हैं ना कि दो वर्ड्स कितना सिमिलर है उसको नंबर में कन्वर्ट करके दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला हाय और एक बोला हेलो, ये दोनों सेम है या अलग अलग है, अगर बात करें किसी कॉन्टेक्स्ट में, तो हाय और हेलो दोनों सेम होगा या अलग अलग होगा, तो ये सेम होगा किसके कॉन्टेक्स्ट में, जब हम किसी को क्या करते हैं फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो, है ना, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये दोनों सेम होंगे। तो इसका जब आप क्या करते हैं कोसाइन वैल्यू निकालते हैं इन दोनों का, तो इसके बीच का जो रिजल्ट रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, जीरो के अप्रोक्स रहेगा। ठीक है, और जीरो के अप्रोक्स मान के चलते हैं सेम वर्ड्स हैं, कैसे पता चलता है, तो हमने प्रूव किया है किसमें, तो ट्रिगो में ही। और ये प्रूव करने वाले कौन होते हैं, जो रिसर्च साइंटिस्ट होते हैं डेटा साइंस के फील्ड में, तो उसका काम होता है चीज़ों को प्रूव करना ताकि आगे हमारा काम आसान हो सके। बाकी फिजिक्स, क्योंकि ये सारा नंबर्स है और नंबर्स के बेस पे फिजिक्स सॉल्व होता है ना, तो वो सारी चीज़ें हैं। बाकी मेजरमेंट आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, एक्टिविटीज़ कोई गेम खेलना है तो आप, पजल्स भी है, डेटा भी है, तो हमारा जो फील्ड रहेगा अभी डेटा का है, तो डेटा पे जाएंगे। ठीक है, क्या टाइम हो गया, क्या हो गया, बहुत पढ़ लिया, कुछ तो पढ़ा ही नहीं, ओवरव्यू, इसीलिए बोला था तुम्हें पढ़ के आने के लिए। कोई नहीं, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, 11 12 याद करने से नहीं होगा। देखो ये जितनी भी चीजें हैं आप एक लाइन के फंक्शन से काम कर सकते हो, भरोसा, हमारा काम जो है वो तो मैं करूंगा ना, बाकी भरोसा तो तुम लोग तोड़ोगे या रखोगे पता नहीं, उम्मीद तो यही है नहीं। ठीक है, नहीं 5 मिनट का ब्रेक देते हैं, फिर थोड़ा सा 10 15 मिनट देखेंगे, फिर छुट्टी देंगे। तो जितना किया प्रोसेस, तो ये वेबसाइट ओपन कर लो, बाकी जिनको जो सा टॉपिक देखना है देख सकते हो थोड़ी देर के लिए। हाँ वही, वो सारा फ्रीक्वेंसी बेस रहता है। रिक्वायरमेंट ऑलरेडी ये बता रहा है ना ऑलरेडी, बाकी चीजें रन करो, कभी रन किया डेटा देखोगे, इसका अभी कौन सा चला था, ये वाला, तो ये सेम कोड है, देखो इसमें क्या करना था कि नॉर्मली
और क्योंकि पहले से इंस्टॉल होता है तो उसको दोबारा क्लिक करने के लिए इसको पेमेंट कर, क्योंकि अगर इंस्टॉल नहीं होता ना तो ये ग्रीन कभी भी नहीं इंस्टॉल कुछ नहीं होगा, और ये वन टाइम रहता है, मतलब एक बार इंस्टॉल क्विक इंस्टॉल पांडा। तो ये जल्दी देखो।
हाँ तो ब्रेक तो होगा ना 10 मिनट। ब्रेक में क्या चल रहे थे? रील्स है। किसका एडमिशन का? किसी का एडमिशन कौन सा टेस्ट? मॉक असेसमेंट कौन सा? और भी आई का कौन सा? अच्छा इसमें तो इसमें किसी कल देना तुम, कल आराम से आके दे देना। आज तैयारी करके आए हो तो पता तो ये पहले बताना पड़ता है ना। वो तुम तो दे दोगे ना अगर मैं दिखाऊं।
होगी तभी ना। चलो अब इधर देख लो, हो गया। जब होगी शादी तब देखते हैं। इसी साल का तो कोई भरोसा नहीं है। अभी इधर देख लो, अभी स्टेट्स ढूंढो तुम ढूंढ के रखो। ठीक है, तुम ढूंढ के रखो, देखते हैं पसंद आया तो। हाँ, बेस्ड ऑन स्टैट्स टाइप्स ऑफ डेटा। सबको पता होगा कि डिस्क्रिप्टिव और दूसरा, तो इनके बेस पे फिर हम उसको फर्दर डिफाइन करते थे। डिस्क्रिप्टिव में कितने होते थे, कौन कौन सा, कौन कौन सा था? नॉमिनल और एक ऑर्डिनल, याद है? और कंटिन्यूस वाले में नहीं पता, तो एक डेसिमल था, एक कंटिन्यूस वाला था। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव, न्यूमेरिकल, ये लिखा है। तो हमारे पास एक क्वालिटेटिव और क्वांटिटिव बोलते थे, जिसको कैटेगरिकल और न्यूमेरिकल बोल रहे थे, है ना? आप जैसे कैटेगरिकल में जाते थे, कैटेगरिकल में दो था, नॉमिनल और एक ऑर्डिनल, याद है? देन जैसे आप क्या करते हो, नंबर्स में जाते थे तो एक डिस्क्रीट नंबर आता था और एक कंटिन्यूस नंबर, ठीक है? तो ये चार पार्ट्स होते हैं डेटा के बेस पे, ठीक है? अब स्टेट्स को भी हम क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टेट्स को दो पार्ट में डिफाइन किया, किसमें? एक डिस्क्रिप्टिव और एक इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव का मीनिंग क्या होता है, बता सकते हो कोई? अभिषेक और डिस्क्रिप्टिव। कि आपके पास जो हिस्टोरिकल डेटा है उसके बेस पे क्या करना, विजुअलाइज करना, एनालाइज करना और देन उसके बेस पे रिजल्ट बताना, ठीक है? और इन्फ्रेंशियल में क्या होता होगा? इन्फ्रेंशियल का मीनिंग क्या होता है? तो यहाँ पे तो नहीं दिखेगा, यहाँ पे तो पूरा डिस्क्रिप्टिव ही है। बताओ जल्दी से, इन्फ्रेंशियल में क्या हो सकता है? कि जो आपको डेटा मिला है, अब उस डेटा के बेस पे बताओ कि हम अगर कोई डिसीजंस लेंगे तो वो कितना सही होगा, कितना गलत होगा, ठीक है? मान लो तुमने डेटा तो निकाल के दे दिया, सारा चीज़ हो गया, अब उसके बेस पे क्या करना है, डिसीजंस लेना है। और वो डिसीजंस लेंगे तो मार्केट के हिसाब से लेंगे कि आपने जो नंबर दिया और जो मार्केट है वो जस्टिफाई कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। तो आपको वहाँ पे जस्टिफिकेशन भी देना पड़ता है, ठीक है? ये सीनियर लेवल का काम होता है कि ये डेटा है, इसके बेस पे ये परफॉर्म करते हो तो इसका रिजल्ट ये आएगा और इसकी एक्यूरेसी इतनी है, ठीक है? तो तब तुम क्या करते हो, फिर वहाँ पे पैसा लगाते हो, ठीक है? तो वो कौन कहता है, तो इन्फ्लुएंशियल करता है, मतलब हाइपोथेसिस टेस्टिंग यहाँ पे चलता है। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि जो हम मान के चल रहे हैं उसको प्रूफ करना। और वो प्रूफ कैसे होगा, तो रियल वर्ल्ड से डेटा कलेक्ट करके, ठीक है? तो ये चीज़ था। देन डिस्क्रिप्टिव में आप क्या करते हो, अलग अलग टॉपिक्स पढ़ोगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा उसको बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें तीन कॉन्सेप्ट रहते थे, कौन कौन सा? मीन, मीडियन, मोड, ठीक है? तीनों आपको अलग अलग दिखेंगे। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आएगा, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है? ये दूसरा टॉपिक रहेगा। इसमें हम क्या देखेंगे कि हमारा डेटा का स्कैटर कितना है, मतलब रेंज कितना है। तो रेंज निकालने का अलग अलग होगा। तो पहला ही रेंज होता है, मीन डेविएशन होता है, वेरिएंस होता है और एक लास्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके अलावा इंटर क्वार्टाइल रेंज भी देख सकते हो, ठीक है? तीसरा जो इसमें टॉपिक पढ़ोगे वो कौन सा होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है? कि हमारा डेटा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है? उसके बाद जो तुम्हारा टॉपिक रहेगा वो इन्फ्रेंशियल का रहेगा। इन्फ्रेंशियल क्या होता है, आप कंक्लूजन निकालते हो कि बताते हो कि ये फैसला लेना है या नहीं लेना है, ठीक है? तो वही चीज़ क्या रहता है, इन्फ्रेंशियल में रहता है। तो इन्फ्रेंशियल में अलग अलग टाइप के टेस्ट होंगे, जैसे टी टेस्ट, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, एनोवा टेस्ट, हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस टेस्टिंग, पी वैल्यू, देन कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये कॉन्सेप्ट होंगे जो देखना होता है, ठीक है? देन यहाँ से तुम्हारा क्या रहेगा, डिस्क्रिप्टिव के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, आप उसके बेस पे सॉल्व कर सकते हैं। इन्फ्रेंशियल के कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसको सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है? अब दोनों में चीज़ें होती हैं, एक पॉपुलेशन होता है, एक सैंपल होता है, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट आगे भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे भी है तो हम देख ले रहे हैं। पॉपुलेशन और सैंपल क्या होते हैं, बता सकते हो? बताओ, सैंपल क्या होता है और पॉपुलेशन क्या होगा? जैसे मैंने बोला कि तुम्हारे जो क्लास का स्ट्रेंथ है कितना है टोटल,
कितना है स्ट्रेंथ, मतलब कितना है, कितने लोग हैं, कितने कैपेसिटी है, 16 है ना। तो 16 क्या होगा कि इतना फाइनल है कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, है ना। तो अगर आपको लगता है कि मेरा जो फाइनल डेटा होगा इस क्लास का कोई भी चीज़ निकालना है, अगर एवरेज आईक्यू क्या है, एवरेज क्या चल रहा है, सारी चीज़ें अगर मुझे निकालनी होगी तो इसी 16 के बेस पे ही निकाल सकते हैं, है ना। इससे ज़्यादा कभी भी नहीं होगा। तो ये जो 16 हो गया वही हमारा क्या हो गया पॉपुलेशन, ठीक है। मतलब किसी भी चीज़ का जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो उसका जो मैक्सिमम नंबर होता है वही उसका क्या होता है पॉपुलेशन होगा, ठीक है। और रियल में कभी भी पॉपुलेशन कलेक्ट नहीं होता, जैसे यहाँ पे भी देखोगे मुझे लगता है कभी भी 16 के 16 आते होंगे बाई चांस कभी कभी, है ना। तो उसमें से क्या करते हो आप कि मान लो मुझे क्या करना है, आज ऐसे मॉक लेना है, तो ऑन एन एवरेज मॉक्स का जो मार्क लग रहा है तो मैंने बोला 2.5 के आसपास लग रहा है। तो मैंने जो एवरेज निकाला वो कितने नंबर के बेस पे निकाला होगा, 16 के बेस पे, या फिर जितने परसेंट होंगे, जितने परसेंट होंगे उसी के बेस पे निकलेगा ना। तो मैंने क्या निकाला कि जितने परसेंट थे, तो मान लो 10 ही परसेंट थे, तो 10 वहाँ पे क्या कहलाएंगे सैंपल, है ना। कि टोटल पॉपुलेशन 16 थे लेकिन हमारे पास जो एज अ सैंपल आया, मतलब जिसके बेस पे हमने एक्सपेरिमेंट किया वो कितने डेटा पॉइंट थे, तो 10 ही थे, है ना। और उसी के बेस में क्या करते हैं फिर कंक्लूजन निकालते हैं कि इस बैच का रेटिंग क्या चलेगा, है ना। तो ये चीज़ क्या रहता है रियल में भी करते हैं। जैसे रियल में आपको क्या करते हो कि मान लो आपको एक यहाँ पे शॉप खोलना है, एप्पल का एक क्या करना है न्यू ब्रांच खोलना है। तो आप जब ब्रांच खोलोगे तो क्या क्या देखोगे, अगर एप्पल का अपना ब्रांच खोलेगा तो लोकेशंस में क्या देखेगा, हाँ, कि यहाँ पे क्या है शॉपिंग का ज़्यादातर है या नहीं है। दूसरा कि जो शॉपिंग करने वाले हैं वो प्रीमियम पर्सन है या नहीं है, नॉर्मल पर्सन है तो क्या होगा वहाँ पे नहीं चलेगा, है ना। तीसरा कि यहाँ पे जिसके बेस पे हम यहाँ पे डेटा कलेक्ट करें कि यहाँ के लोगों को आईफोन का क्रेज कितना है, हो सकता है ना के बराबर हो, तो क्या होगा कोई भी नहीं खरीदेगा अगर यहाँ पे स्टोर करें। तो ये 4-5 डेटा कलेक्ट करते हो। अब ये डेटा जो होता है वो पूरे साउथ एक्स वाले से कलेक्ट करते हैं या फिर उसमें से कुछ ही लोगों से, है ना। तो उसमें क्या होगा पूरा साउथ एक्स तुम्हारे लिए क्या हो गया पॉपुलेशन हो गया, है ना। और उसमें से जितना तुमने कलेक्ट किया वही तुम्हारा क्या हो गया सैंपल हो गया, ठीक है। और सैंपल के बेस पे हम क्या करते हैं डिसीजंस लेते हैं हमेशा, क्यों करते होंगे, सैंपल के बेस पे डिसीजंस क्यों लेते होंगे, क्योंकि पहला पॉपुलेशन का डेटा कभी भी कलेक्ट नहीं कर सकते, पहला ये रहेगा। दूसरा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। तीसरा अगर आपको डेटा कलेक्ट भी करना है तो पैसा भी लगाना पड़ेगा। मान लो 4 एम्प्लॉय हैं तो 4 एम्प्लॉय के बेस पे कभी भी पूरा साउथ एक्स का डेटा कभी कलेक्ट नहीं कर सकते। मतलब ये 3 चीज़ें जाती हैं, इसलिए हम क्या करते हैं सैंपल पे ही काम चलाते हैं। तो सैंपल के बेस पे ही क्या करते हैं पूरे पॉपुलेशन का फैसला ले लेते हैं, है ना। कि अगर 10,000 लोगों को पसंद आ रहा है तो पूरे क्या करेंगे सबके लिए अप्लाई कर देते हैं, है ना। तो यही चीज़ होता है सैंपल और पॉपुलेशन, ठीक है। आगे जाके इसी के बेस पे क्या होगा पूरा इन्फ्लुएंशियल होगा, ठीक है। मैंने डेटा बोला था, डेटा कितने टाइप के रहेंगे, तो कैटेगरिकल जिसको क्वालिटेटिव बोलते हो और न्यूमेरिकल जिसको क्वांटिटिव बोलते हैं, ठीक है। नॉमिनल, ऑर्डिनल, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस। नॉमिनल किसको बोलते हैं, जिसमें सिर्फ क्या होगा वैल्यू होंगे, ठीक है, इस तरीके से डिस्क्रीट वैल्यू होंगे। ऑर्डिनल किसको बोलते हैं, जिसमें रैंक मैटर करेगा, है ना। एंड देन डिस्क्रीट किसको बोलते हैं, जिसमें होल नंबर हमेशा आएगा, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे हमेशा होल नंबर में होंगे या फिर डेसिमल में होंगे, है ना। देन नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है, नंबर ऑफ बाइक्स है, नंबर ऑफ पीपल ऑफ वर्किंग है, क्या आप क्या 13.5 स्टूडेंट प्रेजेंट है, आधा कहाँ है? फिर भी तो उसके हाथ पैर तो रहेंगे ना। इसका मतलब ये नहीं कि आधा है मतलब क्या, वो हाइट के बेस पे, मतलब हम पूरे स्ट्रक्चर्स के बेस पे बात करते हैं ना ह्यूमन में, ठीक है। और इसमें क्या होगा कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूस, कोई भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। इसके अलावा स्केल ऑफ मेजरमेंट रहता है कि मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो का यूज़ करते हैं। इन चीज़ों को थोड़ा सा कल देख लेंगे और फिर मीन, मीडियन, मोड और डिस्क्रिप्टिव स्टेट को स्टार्ट, ठीक है। कल कल का क्या कुछ रख ले क्या कल, कल मुझे काम